हाँ, गुड। मॉड्यूल तो लेके नहीं आए होंगे? लाए हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ हाँ। अच्छा, ये तो छोटा सा टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लें, मतलब है क्या चैप्टर में, थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा हमें कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो वहां पर एक इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किसी ना किसी डिवाइस से हम मेजर करेंगे, तो यानी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। दूसरा, जब भी कोई रीडिंग ली जाती है तो वहां पे कोई ना कोई एरर आती है, स्लाइटली चेंज आता है, डिफरेंट होती है ना, यानी हमें एरर के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। और फॉर मेजरमेंट हमें यूनिट भी रिक्वायर्ड होती है, विदाउट यूनिट हम किसी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते, कि स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब यूनिट से रिलेटेड डायमेंशनल एनालिसिस हमें इसमें पढ़ना है। तो 3 मेजर सेक्शन है इसमें, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस और इंस्ट्रूमेंट। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना, क्या वेटेज है। अगर हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस है, तो आउट ऑफ 25, 20 क्वेश्चंस डायमेंशनल एनालिसिस के रहते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि जो डायमेंशन बेस्ड है, और 5 क्वेश्चंस हमारे पास एरर और इंस्ट्रूमेंट के रहेंगे, यानी डायमेंशन ज्यादा कवर करता है इसमें। तो पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस ही कवर करेंगे, उसके बाद एरर पढ़ेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट। तो पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो इसमें डायमेंशनल एनालिसिस जो है, इसमें भी हम थोड़ा सा कैटेगरी बना लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 टाइप के मेनली क्वेश्चंस होते हैं। पहला जो टाइप है इसमें, वो है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी मतलब आपको या तो ये बोला जाएगा कि क्वांटिटी का नेम है, 4 ऑप्शंस है, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला चूज करना है, या फिर फॉर्मूला गिवन है, क्वांटिटी के नेम गिवन है 4 ऑप्शंस में, आपको वो चूज करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेयर में गिवन है क्वांटिटीज, ठीक है, 4 पेयर गिवन है, तो पूछेगा कि विच पेयर हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब तो कहने का मतलब इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस बनता है। फर्स्ट कैटेगरी का सिंपल मेमोरी बेस्ड है, या कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। इसका वेटेज अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 25 मैंने 20 क्वेश्चंस तो डायमेंशन के बताए थे। अब इस 20 में भी अगर हम बात करें तो 15 टू 17 क्वेश्चन इससे आते हैं, समझ में। 4 टाइप के क्वेश्चंस डायमेंशन में है, फर्स्ट टाइप के ही नंबर क्या बन गया, 15 टू 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 हमारे पास बनेगा, यानी ये मेजर सेक्शन कवर करना है। अब हम बात करते हैं इसमें, पहले इसी के बारे में बात करते हैं, इसी को समझते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हम। देखो यहां पर हम बात करते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज है उसके बारे में। तो हम दो कैटेगरी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वेक्टर है, स्केलर है ना। वो तो आप लोगों को आइडिया है उसके बारे में, टेंसर क्वांटिटी भी होती है क्या, लेकिन वेक्टर और स्केलर के बारे में बात करते हैं। यहाँ हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम कैटेगराइज करेंगे दो अलग बेसिस पे, नेचर पे, उनके रूट पे। तो मेनली दो टाइप के हैं, मैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो टाइप की कैटेगरी के बारे में बात करूंगा। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट को फंडामेंटल भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज का नंबर क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे। उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं एक बार बता देता हूं, मैं सिंबल्स ही लिख देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, कि M फॉर मास होगा, L फॉर लेंथ यानी T फॉर टाइम, टेम्परेचर को हम थीटा और K, कैपिटल के यानी केल्विन से लिया जाता है, यहां से बनेगा। और हमारे पास आएगा CD, मैं एम्पियर ले लेता हूं पहले, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर आएगा। फिर हमारे पास कैंडेला यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आता है, और म्यू, मोल्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी का नाम है, कैंडल उस, मोल्स उसका यूनिट है, म्यू इसका सिंबल है। तो मेनली हमें MLT इनके बारे में बात करनी है। टेम्परेचर आएगा हीट यूनिट में, तो वहां पे थीटा या के से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट यानी मैग्नेटिज्म तक करंट आता है, तो वहां पे हम इसका एम्पियर लेंगे। कैंडेला, ये इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की बात होगी, ये किसी डायमेंशनल फॉर्मूले में हम नहीं पढ़ेंगे, फंडामेंटली इंडिविजुअल है। तो यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल की बात होती है हीट में, गैस के बारे में बात करते हैं,
मोल वहीं पे कंसीडर करते हैं, तो वहां पे गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल्स, वंडरवाल गैस इक्वेशन या स्पेसिफिक हीट्स बात करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट्स, तो वहां पे म्यू कंसीडर होगा। ठीक है, तो मेनली तो अपने पास एम एल टी इन्हीं की टर्म्स में चलना है, मेजर सेक्शंस यही कवर करेंगे, फिर स्पेसिफिक सेक्शंस में ये हमारे पास इंडिविजुअल यूज होंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनसे अलग 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। एक है हमारे पास एंगल, थीटा लिखते हैं, ये होगा हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस है। ठीक है, अभी बताऊंगा डायमेंशन का क्या कंसेप्ट है। और फिर हमारे पास होता है ओमेगा सॉलिड एंगल, ये होता है हमारे पास एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, इनके यूनिट है बट डायमेंशन नहीं होंगे। मास का डायमेंशन में m लिखूंगा, उसी का सिंबल यूज करेंगे। लेंथ के लिए l होगा, टाइम के लिए t, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो सिंबल्स हमें बात करनी है, बट यहां पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। यूनिट होगा, रेडियन में मेजरमेंट होता है इसका, स्टेरेडियन में होता है। ये कंप्लीट एंगल प्लेन में लिया जाएगा, यानी सर्कल में बात होगी एंगल की। तो टोटल एंगल की वैल्यू पता है क्या होती है? 2 पाई होती है। सॉलिड यानी स्फेयर्स की अगर हम बात करते हैं, 3D में बात करते हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू होती है 4 पाई। ये एक अलग मैथमेटिकल है, वहां भी यूज होगा। वैसे सॉलिड एंगल हमारा सिर्फ फ्लक्स में आता है जब गॉसियन सरफेस लेते हैं, बाकी तो एंगल ही चलता है अपने इसमें ना। खैर, हमें तो इन मेन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से रिलेटेड बात करनी है। तो ये जो 7 फंडामेंटल है, इनको मैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी बोलता हूँ, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो इंडिपेंडेंट है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज। 7 प्लस 2 यानी टोटल हो गए 9। इन 9 से अलग जो भी क्वांटिटीज है उनको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट या डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं समझने के लिए। मैंने लिखा स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस, हाँ जी, अपॉन टाइम ही आएगा। तो ये आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड, यानी मीटर लेंथ के लिए लिया है मैंने, सेकंड मैंने टाइम के लिए लिया है। दो क्वांटिटीज यूज हो रही हैं टू रिप्रेजेंट द स्पीड। सो यहां पर अगर हम सिंबल की बात करें तो ये आएगा एल अपॉन टी, इसको हम लिखेंगे एल टी माइनस वन। ठीक है ना, टू रिप्रेजेंट द स्पीड। वेलोसिटी की अलग चीज होती है, ये स्पीड की बात कर रहा हूं। खैर, वैसे दोनों का सेम होता है सिंबल और ये तो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो थोड़ा समझे यहाँ पे कि ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। दीज क्वांटिटीज कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम ऐसा बोल सकते हैं। इनको किन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकेंगे? फंडामेंटल। अच्छा, जरूरी नहीं कि 7 के 7 फंडामेंटल रिक्वायर्ड हो। 1 क्वांटिटी, 2, 3, 4 डिपेंड करेगा कि वो किस किस पे डिपेंड हो रहा है, किस किस में एक्सप्रेस हो रहा है। स्पीड के लिए 2 क्वांटिटीज फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट है, लेंथ एंड टाइम। इन्हीं से रिक्वायरमेंट, मतलब इन्हीं से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं अगर यहाँ पे मास की बात करता हूँ तो मास की तो कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अब मैं बात करता हूँ हमारा जो मेन टॉपिक है, मैंने अभी नोट कराऊंगा मैं, तो ये मैंने आपको आइडिया दिया फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में। हमारा जो पॉइंट है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशन है, ये पहले थोड़ा सा सुनेंगे, इसको क्या कहते हैं, कौन है ये डायमेंशन? डायमेंशन क्या है कि जब हम किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, ये मैंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे पावर्स रेज हो रही है, इन पावर्स को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलेंगे। इनको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। अब अगर मैं आपसे बोलूं डायमेंशन ऑफ मास फॉर स्पीड इज 0 होगा, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पीड इज 0 होगा, डायमेंशन ऑफ टाइम फॉर स्पीड इज -1 बनेगा। समझ में आ गई बात? सो डायमेंशन जो है वो पावर हो गई, है ना। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने स्पीड की बात की है, और ये जो मैंने लिखने का मेथड है, यानी एक्सप्रेस करने के लिए जो रिलेशन बन रहा है फॉर द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, सो ये जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, वैसे तो मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया। अब होता है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन। इक्वेशन में दो साइड होती है, एलएचएस आरएचएस। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड। v इज इक्वल टू दिस वन, अगर हम ऐसे करके लिखते हैं तो वो क्या बनेगी? डायमेंशनल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? डायमेंशन वैसे तो 4 ऑप्शन आने हैं, सिर्फ नंबर्स होंगे तो ऑब्वियस है उसने हमारे से डायमेंशन पूछी है।
एमएलटी की फॉर्म में, तो यानी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो वहां कंफ्यूजन तो कुछ होना नहीं है, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लिखना, नोट करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज नोट करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ। आप नाम लिखना चाहे पूरा लिख लो कंप्लीट, शॉर्ट में नोट करना है शॉर्ट में नोट कर लो, ये आपकी चॉइस है। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, थीटा फॉर टेम्परेचर, ए आएगा इलेक्ट्रिक करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट या करंट भी लिख सकते हो सिर्फ, एम्पियर से लिया है ना, यूनिट से, सिंबल हमारा ए लिखा जाएगा। कैंडेला सीडी, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आएगा। और म्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये नाम ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इसकी यूनिट है, म्यू हमने इसमें सिंबल लिया है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is the quantity, mole is the unit, mu is the symbol. Okay, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये अपने को ध्यान रखनी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिखनी है, लिख सकते हैं आप, इनमें यूनिट है बट दीज आर डायमेंशनलेस। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल एंड सॉलिड एंगल, दीज आर डायमेंशनलेस, और ये यूनिट है ना, क्योंकि थ्योरेटिकली पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं, अच्छा इनको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं फंडामेंटल को, तो वो याद रखने के लिए अपने को हम बात करते हैं डिपेंडेंट और डिराइव्ड क्वांटिटीज। आपको जितना जरूरी लगे वो नोट कर लेना, ठीक है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। दीज कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको हम किस पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। These can express in terms of fundamental quantities. Okay. डायमेंशन आपको मैंने बता दिया है, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बता दिया, डायमेंशनल इक्वेशन मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मैं इसमें आगे आता हूं। मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आता हूं। ये हमने थोड़ा सा क्वांटिटीज देखी, डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिपेंडेंट, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के। अब हम आते हैं अपने टॉपिक, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूलाज। पहला मैंने बताया था आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी की बात होगी। बेसिक जो क्वांटिटीज के फंडामेंट डायमेंशनल फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखो रोटेशन चैप्टर तक मैकेनिक्स यानी कि जहां पे खत्म होती है, वहां तक हमारे पास जनरली फोर्स आता है, मोमेंटम आता है, वर्क एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, टॉर्क है, इंपल्स है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बेसिक क्वांटिटीज है। इनको अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपल सा यही कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है। और इनकी हेल्प से हम अदर जो क्वांटिटीज है उनको इजीली बना लेंगे। तो मैं कुछ क्वांटिटीज आपको रिवाइज करा रहा हूं, फिर हम वो देखेंगे जो पहले एग्जाम्स में आए हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, रिवाइज करेंगे, याद करने का मेथड भी देखेंगे कि कैसे याद कर सकते हैं। तो मैं स्पीड यानी वेलोसिटी से v से बात कर रहा हूं, तो ये आएगा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, तो हमारे पास हो गया एल टी माइनस वन। फिर आएगा एक्सेलरेशन, ये होगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इससे हमारे पास बनेगा एल टी माइनस टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है। फोर्स के लिए होगा हमारे पास एम ए का है हमारे पास, एम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एम एल टी माइनस टू, बिल्कुल बेसिक है। फिर हम बात कर रहे हैं वर्क डन, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसमें एल से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये वर्क डन हो गया। अगर मुझे पावर की बात करनी है, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एम एल टू टी माइनस थ्री। प्रेशर भी होता है, वो होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको भी डायरेक्ट याद रखना है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू बनेगा इसका। ये कुछ बेसिक है जो याद रखने हैं। अच्छा, जो टॉर्क है उसका डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज वर्क डन होगा, है ना, ये याद रखना। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, आर इंटू पी, क्रॉस में वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ, या फिर इसको हम लिख देते हैं एम वी आर भी लिख देते हैं।
तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास बनेगा ml2t-1। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि मैकेनिक्स, अच्छा, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज सेम एज वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी भी यही बनने वाला है। बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक है, ये हमारे टिप्स में होने चाहिए सो दैट हमें एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसमें आगे। देखो, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से बात करता हूं, तो वहां पे कैपिटल जी की बात करते हैं। तो जो कैपिटल जी है, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, फोर्स के फॉर्मूले से लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास m-1 L3T-2। मैं डायमेंशनल फॉर्मूले रख के भी बना सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट याद रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में 2 बार इसका क्वेश्चन बना है। तो डायरेक्टली पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहा है ये, तो मुझे डायरेक्टली याद होगा तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या याद आएगा आपको? F बाय एम, फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, जब फोर्स पर यूनिट मास है तो क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ही हो गया ना एक तरह से? तो यानी कि LT-2 बनेगा, ये डायरेक्टली याद रहेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला GM/R। ठीक है, लेकिन G मुझे डायरेक्ट याद नहीं है। अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर यूनिट मास, डेफिनेशन से पकड़ लेते हैं इसको, W/M हो गया ना, तो ये L2T-2 बनेगा क्या? ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जो सिंगल स्टेप में हमारा काम बन जाए, क्योंकि फॉर्मूले तो सभी याद है अपने को। खैर, ये V का रहा हमारे पास, इसमें और तो कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है जो हमें याद रखनी पड़े। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, इलास्टिसिटी में। आपको यंग मॉडुलस याद है, बल्क मॉडुलस, एटा, स्ट्रेस, सब सेम है। और किसके से इक्विवेलेंट है? प्रेशर के। तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा? M-L-1T-2, सेम एज प्रेशर। ठीक है, स्ट्रेन का डायमेंशनलेस है, उसका कोई वो क्योंकि रेशो है ना। ओके, तो यहां पे ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आगे बात करते हैं, फिर से ईटा की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि हमारे पास बनेगा F डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर, स्टोक्स फॉर्मूले से बनाएंगे, तो ये हो गया हमारे पास 6 पाई आर वी। मैंने ये लिख लिया। तो 6 पाई तो खैर नंबर है, उसको तो हम लिखे नहीं, क्वांटिटीज का लिखना है। ये आएगा M-L-1T-1 बनेगा क्या? ठीक है, समझ में आ गया? तो ईटा हो गया, एक सरफेस टेंशन होता है, फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द सरफेस ऑफ लिक्विड परपेंडिकुलर द लेंथ होता है ना। तो ये हमारे पास रहेगा, यहां से क्या बनेगा? M-T-2। ये बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, ये ही बिल्कुल सिमिलर होता है फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें, सिमिलर है दोनों का। समझ में आ गई बात? क्योंकि F बाई लेंथ यानी फोर्स बाई लेंथ जो होगा हमारे पास, वो स्प्रिंग कांस्टेंट और सरफेस टेंशन दोनों का सेम बनता है। ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखेंगे, चैप्टर वाइज तो याद रहेगा, थोड़ा आइडिया लगा रहता है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, हीट वाले चैप्टर में आते हैं। और तो सिर्फ एनर्जी और फोर्स ही बनता है, हाइट ही बनता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट हीट वाले चैप्टर में, हीट एनर्जी। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी? ये भी एक बार पूछा गया है। हाँ, वर्क का ही होगा, सेम एज वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही एनर्जी होता है, और हीट एनर्जी हो चाहे एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, सेम रहता है। लेकिन ये एक बार पूछा गया है, एम्स में पूछा गया था शायद, इस बार तो एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एम्स में आया है ये 2012 या 13 के आसपास। खैर, तो मुझे इसके बारे में तो बात करनी नहीं है। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, ये तो आपको समझ में आ गया। तो S क्या होता है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट, इसके बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट का क्या बनेगा यहाँ पे? तो M से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L2T-2 और थीटा-1। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट होगा तो क्या करेंगे? ये म्यू आएगा यहाँ पे,
मास की जगह म्यू आ जाएगा, तो एम भी आएगा और म्यू भी आएगा, थीटा भी रहेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो थोड़ा ध्यान देना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट है या स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट तो ये होती है सिंपल। खैर, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे होता है एक लेटेंट हीट, याद है आपको? Q इज इक्वल टू एम एल, एफ लिख लो या V लिख लो। तो यहां पर हमारे पास जो L है वो होगा Q अपॉन M, और इसका बनेगा हमारे पास L2T-2। देखो ये जो फॉर्मूला है पहले स्टेट पीएमटीज में खूब पूछा जाता था, और क्या ये दोनों एक जैसे से हैं या नहीं है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वो जो पेयर में पूछा जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान दे रहा हूं आप लोगों की, इन दोनों का सेम है। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन का सेम है, वर्क डन और टॉर्क का सेम है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ठीक है भाई? तो ये हमारे पास लेटेंट हीट हो गया। इस चैप्टर में और कोई हीट में और कोई ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला? थर्मल कंडक्टिविटी के की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू, वैसे Q नहीं H लिखते हैं उसको, Q अपॉन टी। H इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है ना। इसको वैसे मैं क्या टर्म बोल सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को? पावर बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम हो गया ना। पावर भी बोल सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ हीट है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास? के ए डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई एल, है ना। एल लिख लो या डेल्टा एक्स लिख लो, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होती है ये टर्म। टेम्परेचर ग्रेडियंट का भी पूछा जा सकता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी पूछा जा सकता है। ग्रेडियंट मतलब किसी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करना, ये है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट अपना किस में आता है? बर्नौलीज थ्योरी में ना, विस्कोसिटी में। और यहाँ पे ये टेम्परेचर ग्रेडियंट भी पूछा जा सकता है। तो ये टर्म्स जो है ना थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, है ना। तो के की बात करते हैं यहाँ पे, ये तो पावर हो गई। तो के के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? पी पार लिख लूं क्या मैं इसको, या चलो ऐसे ही लिख लो आप, Q इंटू एल डिवाइडेड बाई टी, ए इंटू डेल्टा थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? फॉर्मूला तो बन गया। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, इसमें एम है, एम तो एक में ही है ना सिर्फ इसमें, तो मेरे पास एम रहेगा। इसमें एल की पावर 2 है, वर्क डन है ना, तो एल की पावर 2। नीचे क्या है? एरिया, एल की पावर 2 कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला एल रहेगा, तो मेरे पास ये एल रहेगा। इसमें टी की पावर -2 है, -3 होगा, तो टी की पावर -3 हो गया, और थीटा क्या ऊपर जाएगा, तो टी की पावर -1 हो गया। बोलो बात समझ में आ गई? मैंने मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में ये बोला था कि यहाँ पे म्यू मोल्स आएगा, तो क्यू का एम कैंसिल नहीं होगा, तो एम भी रहेगा, और म्यू भी ऊपर जाएगा, ये बोला था मैंने। ये बात समझ में आ गई? स्पेसिफिक हीट का वो कंडक्टिविटी समझ में आ गई आपको, थर्मल कंडक्टिविटी का? और कोई क्वांटिटी ऐसी इस चैप्टर में? और तो एनर्जी आती है, रेशो आता है, सीपीसीवी का रेशो आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है, नंबर आते हैं, है ना। सीपीसीवी मैंने बता दिया, वो यहीं से आ जाएगा अपने पास, बना लेंगे। आगे चले, एसएचएम में आते हैं। एसएचएम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, फोर्स होता है F इक्वल्स टू, है ना, इन क्वांटिटीज, टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फोर्स कांस्टेंट मैंने बता दिया यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है कोई ऐसी क्वांटिटी? याद भी होगी तो फॉर्मूला हम बना लेंगे इसका, ठीक है। खैर अभी तक तो मुझे ऐसे याद नहीं आ रही है। यहाँ पे हमारे पास हो गया। वेव में आते हैं, वेव में हमारे पास है कोई क्वांटिटी? है ओमेगा की बता देते हैं, चलो ओमेगा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं होता है, T-1 बनेगा। अच्छा के क्या होता है? अरे हाँ, टू पाई, कहते क्या है इसको, नाम क्या है इसका? नाम भी यार, प्रोपोगेशन कांस्टेंट नहीं बोलते? अच्छा वेलोसिटी कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, भाई वेव प्रोपोगेट होती है इसमें, इसके उसमें, तो ये हमारे पास आएगा L-1। अच्छा ओमेगा बाई के पता है क्या? अगर सिर्फ इसको इस हाँ वेव वेलोसिटी होती है, तो LT-1 इसका रेशो, है ना, LT-1 बनेगा। खैर ये हमारे पास यहाँ बन जाती है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेट नहीं है। वेवलेंथ आपको पता ही है, मीटर में आएगा, एम्पलीट्यूड आपको पता है,
तो ये ऑलमोस्ट मैंने 11th की वो क्वांटिटीज रिवाइज की है जो पूछी जा सकती है या जो पहले आए हैं। कैपिटल जी, मॉडुलस के काफी पूछे जाते हैं, ये सब हमारे पास बात होती है। आगे आते हैं 12th वाले सिलेबस में आते हैं, यहां से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ज की बात कर लेता हूं, क्यू। ये होगा करंट इनटू टाइम, तो मैं इसको लिखूंगा AT। ये बिल्कुल थोड़ा सा एक याद रखेंगे क्योंकि ये यूज होगा। अच्छा, कभी कभी ना वो बोल देता है कि कूलेम को, यानी चार्ज को कूलेम की टर्म्स में लिखना है। एक बार क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में ए था ही नहीं, यानी एम्पियर की टर्म्स में नहीं था, सी की टर्म्स में था, तो हम उसको सी ही लिख के चलेंगे, कूलेम्स का कैपिटल सी आएगा चार्ज के लिए, नोटिस, ठीक है ना, सिंबल जो बनेगा। बात समझ में आ गई कि? तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी आप लोग उसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि वो किसकी टर्म्स में बना रहा है। तो ये रहेगा हमारे पास। हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका क्या बनने वाला है? एफ बाई क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी से बनाएंगे, वैसे तो बहुत फॉर्मूले याद है आपको, लेकिन ये ज्यादा इजी है। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? एम एल T-3 A-1 हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या बनेगा? वर्क डन है ना, W/Q0। ये बनेगा हमारे पास ML2T-3 A-1 हो गया। आगे बात करते हैं। आप मुझे बताओ एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या बनेगा? फोर्स का फॉर्मूला ले ले। तो फोर्स के फॉर्मूले में क्या बनेगा? Q² डिवाइडेड बाई FR²। ये आया हुआ है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया, आपको एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा एक बार। एप्सिलॉन नॉट जेई मेंस में आया हुआ है एक बार 2010 में ना, और स्टेट पीएमटीज में भी आया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ध्यान देना, एम तो सिर्फ फोर्स में है, तो M⁻⁻1 हो गया, इसमें L है और 2 यहाँ पे, तो 3 हो गया, तो L⁻³ आएगा। T⁻²है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी, तो T⁻+4 हो गया, A⁻+2 हो गया। कहानी समझ में आ गई क्या? देखो, अगर मुझे पिक्चर क्लियर है ना कि किसका क्या है, तो मुझे लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां से भी हम बना लेंगे। ओके, तो इसलिए बेसिक वाले बिल्कुल डायरेक्ट याद होने चाहिए। एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल टू आई आर, और R इज इक्वल टू V बाई V का मुझे याद है डायरेक्ट, तो रो एल ए बाई रो ए बाई एल, या रो एल बाई ए। हाँ, रो एल बाई ए। उसमें रो क्या होता है? डायमेंशनलेस है, उसका भी तो कुछ ना कुछ डायमेंशन याद है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये सही है, H इज इक्वल, देखो सुनो सुनो सुनो, हमें कैपेसिटर, इंडक्टर, देखो ये ना, अभी तक मैंने जितने भी कोशिश की है, फोर्स वर्क डन के ही फॉर्मूले से बनाने की कोशिश की है, यानी एनर्जी का फॉर्मूला या फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में ये तो मिल ही जाते हैं, लॉजिक गेट को छोड़ दो तो, है ना। बाकी सब जगह फोर्स मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी, तो मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब हम एनर्जी या फोर्स के फॉर्मूले से ही बनाने की कोशिश करें किसी भी न्यू क्वांटिटी, यानी जो भी डिफरेंट, जिसका हमें डायरेक्टली याद नहीं है। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इन तीनों का भी हम किससे बनाएंगे? एनर्जी के फॉर्मूले से बनाएंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला इसमें होगा H इज इक्वल टू I²RT। तो R के लिए हो गया हमारे पास H/I²T। तो मैं इसको लिख देता हूं यहीं पे डायरेक्ट, ये होगा हमारे पास M, ये होगा L2T-3, और ये हो जाएगा हमारे पास A⁻²। ये हमारे पास रेजिस्टेंस का बन गया। अब मैं कैपेसिटर के लिए बात करता हूं। कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? हाफ सीरीज का है। अच्छा, कुछ फॉर्मूले तो जुबान पे ऐसे चढ़े होते हैं कि दूसरा याद ही नहीं आता। हाँ, इसमें Q²/2C से करेंगे, ये ज्यादा सही है, क्योंकि मुझे फिर से वरना पोटेंशियल का बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास, C इज इक्वल टू आ गया Q²/U। यहां पर हमारे पास जो बनने वाला है, ध्यान देना, नीचे से ऊपर आएगा तो M⁻⁻1, L2 यानी कि L⁻⁻2 हो गया, T आएगा तो T⁻+4 A⁻+2। ये मेरे पास बन गया।
रेजिस्टेंस का एक बार आया हुआ है, एक्सरसाइज 2 में आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इंडक्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। सो ये हमारे पास L इज इक्वल टू आएगा U डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल है, ML2T-2A-2, है ना, ये बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? एनर्जी के फॉर्मूले से हमने बनाया है इनको। टाउ इज इक्वल टू, टाउ कौन सा? अच्छा, तो उसमें फिर R और C भी तो चाहिए ना मुझे। वहां एग्जाम में थोड़ी होगा मेरे पास। हाँ, हम तो कोशिश, अब सामने तो सब लिखे हुए हैं ऐसे। हाँ, तो फिर सीक्वेंस से इतने ही लिखने पड़ेंगे ना मुझे, तो मतलब क्या होगा फिर हमारा। एग्जाम में तो एक ही फॉर्मूला याद करना है एक क्वांटिटी के लिए, तो वो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें, मैं थोड़ा वो आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, है ना। हाँ, चलो ये हमने बात की, वो हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोबिलिटी। पता है आपको मोबिलिटी? हाँ, वीडी बाई ई है। वीडी प्रोपोर्शनल टू ई होता है ना, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यानी ये होता है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी डी इक्वल टू आएगा म्यू ई। दिस इज द मोबिलिटी ना, वी डी बाई ई बन जाएगा। कुछ प्रॉब्लम इसमें? कर लेंगे ना। हाँ, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये तो सिंपल है, इसमें कोई और नया फॉर्मूला मैं बता नहीं सकता, तो यही रहेगा। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी। इसके लिए भी फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू बी आई एल और क्यू वी बी, है ना, दोनों ही सेम फॉर्मूले। तो यहां पर हमारे पास आएगा F डिवाइडेड बाई आई एल, यहां पर हमारे पास बनेगा M T-2 और A-1। बहुत सिंपल सा है, ये भी आया हुआ है, एक्सरसाइज 2 में मिल जाएगा आपको, है ना। अब हम इसमें बात करते हैं। अच्छा, एक डाइपोल मोमेंट मैंने बात नहीं की। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2A। इसका बनेगा ALT, लिख सकते हैं क्या? अच्छा, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें, ये हो जाएगा NIA बनेगा, यानी कि L स्क्वायर A बन जाएगा अपने पास। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना NIA, कॉइल यानी लूप के लिए, है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं यहाँ पे म्यू नॉट, इसके बारे में। इसका फॉर्मूला मुझे सोच के बताओ, म्यू नॉट के लिए। एच अपॉन, अच्छा एच तो जैसे मुझे बिल्कुल एच ही लिखना है, VR/I। ये कहां से, अच्छा फॉर्मूला बता रहे हो? किसका? किसका? अच्छा, याद कर रखा है आपने? अच्छा, डिराइव की। हाँ 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 हाँ, मैं तो फॉर्मूला पूछ रहा था। चलो खैर कोई बात, सुनो सुनो। हमारे पास पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स है, करंट होता है I1 I2, डिस्टेंस डी लिया हुआ है, इनके लिए फोर्स का फॉर्मूला बनता है क्या? बहुत इजी बन जाएगा। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, कभी आप F इक्वल टू लिख दो वहां पे, फ्लो फ्लो में नहीं हो जाता है वो कभी कभी। ये होता है DF डिवाइडेड बाई DL म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πD, है ना। अच्छा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। मेरे पास बचा क्या, F डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर रह गया ना एक तरह से। और यहां से मेरे पास क्या बनेगा, ML T-2 A-2। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इस फॉर्मूले से बना लेंगे, फोर्स का फॉर्मूला है ना। चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा। ये मैग्नेटिज्म की बात हो गई। आगे बात करते हैं, ऑप्टिक्स में है कोई क्वांटिटी, फोकल लेंथ है?
पावर के लिए डायोप्टर है। अच्छा अच्छा, म्यू का होता है क्या? म्यू तो रेशो क्वांटिटी है ना, तो वहां तो ऑप्टिक्स में तो नहीं है। चलो मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में एक ही है मैं जो जिसको बात करूंगा, प्लैंक कांस्टेंट। इसके लिए फॉर्मूला बताओ। ई एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अच्छा, मैं एच न्यू नहीं लिख लूंगा इसको? मतलब मजाक कर रहे थे क्या? मतलब और कोई फॉर्मूला याद है आपको? एक फॉर्मूला होगा आपके पास, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है, बहुत न्यूमेरिकल होते हैं इसमें। एक और होगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। सीक्वेंस में याद है ना ये? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसे बताते हैं। उसके बाद डी ब्रोगली आता है, उसके बाद एटम में ये आता है। अच्छा, ये टर्म क्या है यहाँ पे? एंगुलर मोमेंटम। और ये एन एच अपॉन टू पाई नंबर है, यानी एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज प्लैंक कांस्टेंट हो गया क्या? सिमिलर है ना? तो यानी हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट का, मुझे ये बताना था आपको कि इससे याद रखना है, इट इज सेम एज वो एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का हमने रोटेशन तक जो याद किए हैं उसमें डायरेक्टली याद है। हालांकि मैंने लिखा भी था, ये आएगा एम एल टू टी माइनस वन। बोलो बात समझ में आ गई? बाकी बनाने को तो हम बना ही लेंगे, फॉर्मूले हैं अपने पास। बट वहां पे जो पेयर वाला क्वेश्चन आएगा, तो प्लैंक कांस्टेंट इज सेम एज एंगुलर मोमेंटम, ये भी ऑप्शन में होगा, तो इसको ठीक है ध्यान रखना है अपने को। खैर, ये हो गया। अच्छा, ईएम वेव्स में फॉर्मूले हैं, कंडीशंस हैं। देखो जैसे हमारे पास एक बार ये पूछा गया, स्पीड ऑफ लाइट होता है वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ई बाय बी भी लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट को, ओमेगा बाई के भी लिख सकते हैं इक्वेशन से। ये सब वेलोसिटी है ना? और यहां पर हम बात करेंगे जैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर। ये सब प्रेशर के इक्वल होते हैं। एनर्जी डेंसिटी सेम एज प्रेशर, ये भी याद रखना है अपने को। एनर्जी डेंसिटी सेम एज प्रेशर, तो ये आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आया हुआ है एक बार, ये है आपके सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएगा, या तो एम्स का क्वेश्चन है या नीट में ही आया हुआ, ध्यान देना। तो इसकी पॉसिबिलिटी ये, मतलब ऐसे अपने को रिलेट रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसको जानते हो कौन है? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो ये बनेगी वन अपॉन टू पाई में, है ना? इसको रिवर्स कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, टॉ, है ना? एल बाई आर सी आर है, ये जो है ना, याद रहेगी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, फॉर्मूला बना लेंगे। तो फॉर्मूले की फॉर्म में भी अगर है हमारे पास कुछ कंबाइंड फॉर्म में है, तो वो डायरेक्ट याद रखना है। ये नहीं कि पहले एल का बना रहे, सी का बना रहे, फिर सॉल्व कर रहे, ऐसा नहीं करना ना। अच्छा, ये बताओ मुझे, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन एफ आर स्क्वायर से, है ना? तो ये एफ आर स्क्वायर से मैं सीधा सीधा लिख दूं एम एल क्यूब टी माइनस टू, क्योंकि एफ का तो मुझे पता है ना, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर मतलब एल टू, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। लोग कंबाइंड फॉर्म में अगर हमारे से कुछ पूछा जाता है, तो क्या उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम बना सकते हैं? फॉर्मूले सब याद हैं, और किस क्वांटिटी के लिए है वो भी फॉर्मूला याद है, तो थोड़ा सा हम बना लेंगे उसमें ना, डायरेक्ट याद रखेंगे, इजी हो जाएगा अपना काम। ये आया है 18 में या 17 में क्वेश्चन था, तो उसमें ही ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन था एक छोटा सा, इसलिए मैंने ये बताया। जब हम फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन करेंगे ना, तो तब ये यूज करेंगे। तो मैंने ये वो आपको क्वांटिटीज रिवाइज कराई है जिनकी पॉसिबिलिटी है, या जो पहले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। एक थोड़ा सा और मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप जैसे जैसे जो भी टॉपिक रिवाइज करें, वहां पे जो भी क्वांटिटी आए, उस क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप से लिखें। एक दिन में तो याद नहीं होगा, आप रिवीजन के साथ में अगर लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, तो याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में शायद आपको डायरेक्टली याद आ जाए, फिर टाइम बच जाएगा आप लोगों का। यही है बस, और कुछ नहीं। बाकी बनाने के लिए आप बना सकते हो,
लेकिन कितना जल्दी बना रहे हो वो भी मैटर करेगा, है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसका मैंने नंबर बताया था 15 to 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 ना। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बात करते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है अपने पास, उसमें हमारे पास क्या होगा, यहां पे एक इक्वेशन गिवन होगी और उस गिवन इक्वेशन में किसी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, और इसके लिए दो रूल याद रखने हैं अपने को। तो पहले रूल लिख लें आप लोग, फिर वो मैं बताता हूं, है ना। रूल लिखेंगे, रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, आप ऐसे करके लिखे हेडिंग, रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट रूल लिखेंगे आप लोग, like quantities can add and subtract, like quantities can add and subtract, और इसका मीनिंग लिखेंगे, like quantities can add and subtract, और या additive और subtractive terms are dimensionally equal, additive and subtractive terms are dimensionally equal, complete term की बात कर रहा हूं मैं ना, dimensionally equal, ठीक है। बात समझ में आई? इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। हमने बोला कि लाइक क्वांटिटीज कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब सपोज करो ए में बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ए और बी लाइक क्वांटिटी, मतलब ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी ही होगा, और वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में रिजल्ट भी वेलोसिटी मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट में एक्सेलरेशन ऐड कर दिया और वेलोसिटी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। लाइक क्वांटिटीज का मीनिंग है ना। ओके, टर्म की मैंने क्या बात की, सेकंड मीनिंग में क्या लिखा कि मान लो ए बाय बी में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया सी डी और रिजल्ट आ गया ई, तो ए बी सी डी आर डिफरेंट, बट ये जो कंप्लीट टर्म है ए बाय बी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, देन सी डी इज आल्सो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी एंड ए इज आल्सो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी ही होगा। यानी कि ये जो डायमेंशनली इक्वल होंगे, सेम क्वांटिटीज होंगी ऑलमोस्ट, है ना। यानी a बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज सी डी इज सेम एज e, डायमेंशनल इक्वल, मैंने मीनिंग में ये लिखा है और करके, ये यूज करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल में क्या बता रहा हूं, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, नोट कर लो इसे एक बार जरा, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, सेकेंड रूल है ये। अब ये न्यूमेरिकल नंबर से क्या मीनिंग है ये भी नोट करेंगे, ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस, सेकंड रूल है ये, लो। हाँ अभी बता रहा हूँ, नहीं स्पीड ऑफ लाइट नहीं भाई। हाँ, नंबर्स का मतलब क्या है, 1 2 3 जितने भी काउंटिंग्स, मतलब जो भी नंबर है ना। दूसरा पाई, नंबर ही है, 22/7 है ना। फिर हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, नंबर है, क्योंकि साइन 30 1/2 होगा, वो 1/2 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, न्यूटन भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है, डिपेंड्स कि किसके मल्टीप्लाई में। समझ में आ गई बात, वो अपने आप में तो एक नंबर ही है। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नंबर, लॉगरिथम फंक्शंस आर नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये जो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, ये हमारे पास क्या होंगे, एज अ नंबर ही हम काउंट करते हैं अपने इक्वेशन में, तो यानी कि ये डायमेंशनलेस होंगे। समझ में आ गई बात। तो इस लाइन के बाद में आप लिखें लाइक 1 2 3 4, लाइक 1 2 3 4 कोमा पाई, कोमा पाई लिख लिया, कोमा करके लिखे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, कोमा log x एंड e की पावर x, यानी log फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है ना। ये हमने इसमें सेकंड लॉ हमने देखा। तो फर्स्ट लॉ तो हमें बताता है कि एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव टर्म्स आर डायमेंशनली इक्वल, सेकंड लॉ हमें बताता है ऑल न्यूमेरिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस।
समझ में आ गई बात? अब इस पे हम न्यूमेरिकल से देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। हमें एक इक्वेशन गिवन होगी और उस इक्वेशन में बोला जाएगा कि फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी या ऑफ दिस कांस्टेंट, इस तरह से हमें बोला जाएगा। तो सिंपल इक्वेशन लेके चल रहे हैं अपन। सबसे इजी एग्जांपल, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर। बहुत इजी लिया है। यहाँ पे x इन मीटर्स गिवन है, t इन सेकंड्स गिवन है। ठीक है, अब फर्स्ट लो हमें क्या कहता है, एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव टर्म्स आर डायमेंशनली इक्वल। तो x का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज a इज सेम एज bt इज सेम एज ct स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब यहां पे जो a का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, l। b के लिए t डिवाइड में आएगा, तो b का क्या बन जाएगा हमारे पास, l t माइनस वन। और यहां पे c के लिए t स्क्वायर डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, l t माइनस टू। सिंपल, तो कंफ्यूजन इसमें। तो यानी a b और c का डायमेंशन फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर दिया। ये ऐसे हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मुझे दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी डिवाइडेड बाय c माइनस टी स्क्वायर, है ना। इस इक्वेशन को देखते हैं। तो पहले मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि c माइनस टी स्क्वायर, c माइनस टी स्क्वायर, तो इसको समझ लेते हैं पहले। अब जब यहां पे इसको समझेंगे तो यानी कि t यानी c का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज टी स्क्वायर। तो यानी कि c के लिए अगर हम बात करते हैं तो आएगा t की पावर 2। ये तो मेरे पास कंफर्म हो गया। अब हम पूरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ v इज सेम एज a इज सेम एज बी टी डिवाइडेड बाय c माइनस टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई क्या, है ना। ये इसके इक्वल लो है, ये तो अपने पास a में ये कंप्लीट टर्म ऐड हो रही, तो टर्म हमने बात की थी, टर्म्स आर डायमेंशनली इक्वल। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला तो मेरे पास मिल गया, ये तो हो गया एल टी माइनस वन। b के बारे में बात करनी है, तो v का क्या होगा हमारे पास, एल टी माइनस वन, यहां से बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू b का डायमेंशन फॉर्मूला t आएगा, नीचे c माइनस टी स्क्वायर क्या बनेगा, टी स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो सकती है बट रहेगा तो यूनिट मीटर पर सेकंड ही ना, न्यूटन तो नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, वो जीरो है या 100 है। तो कहने का मतलब ये भी टी की पावर 2 होगा। एक पावर कैंसिल हो गई, ये टी इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो जो बी है इसका क्या बनेगा, एल रह जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये हमारे पास इसमें सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें, सबसे ये भी एक इजी सा ले लेते हैं। नोट कर रहे हो क्या साथ साथ, अच्छा अच्छा ठीक है, करते रहो नोट। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कहां पड़ी ये इक्वेशन, डिसाइड कर लो, एसएचएम या वेव। अच्छा वेव, ये वेव की इक्वेशन है, एसएचएम में नहीं है। एसएचएम तो यहीं पे खत्म हो जाता है। एक्स प्रोपोगेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ वेव, वेव में आता है। ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट करता है बताएगा, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का। ये मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट एनी टाइम t, k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। खैर मुझे तो यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस की बात करनी है। डायमेंशनल एनालिसिस में मुझे a, ओमेगा और k इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ये मीटर में है, ये अपने को क्लियर है, t सेकंड्स में है, और x मीटर में, ये अपने को समझ में आ गया, मतलब ये वैल्यूज अपने को पता है ना। खैर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में साइन नहीं, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, या फिर लोग भी लिखा होगा, या ई की पावर में ये पूरी टर्म होगी, तो भी हमारे पास तो सेम बनना है, डायमेंशनली डायमेंशन लेस टर्म होगी ना।
तो वो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वेश्चन अपना ये नहीं कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि इन दिस गिवन इक्वेशन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए ओमेगा एंड टी। ठीक है, आंसर्स अपने सेम होंगे, यहां पे साइन की जगह लोग भी लिखेंगे तो भी, ई की पावर में लिखेंगे तब भी, क्योंकि दीज आर ऑल डायमेंशन लेस। समझ में आ गई बात? अब ये डायमेंशन लेस यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे, m0 l0 t0, ये पूरी टर्म ये हो गई, वन लिख लेंगे इसको, वन भी लिख सकते हैं ना। अच्छा, ये पूरी टर्म अगर डायमेंशन लेस है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स डायमेंशनलेस, और सब्ट्रैक्टिव टर्म्स आर डायमेंशनली इक्वल, यानी ये दोनों भी डायमेंशनलेस ही होंगे। तो हम लिखेंगे इसमें ओमेगा टी इज सेम एज के एक्स। तो अब ओमेगा के लिए अगर हमें बात करनी है तो ये टी डिवाइड में आएगा, तो टी माइनस वन बन गया। के लिए एक्स डिवाइड में आएगा, तो के लिए क्या हो गया, एल माइनस वन बन गया। वैसे तो हमें पता है लेकिन फिर भी यहां से अगर कुछ और भी होगा ना, मान लो ओमेगा टी, टी ना होके यहाँ पे मान लो वी हो, वेलोसिटी, तो ओमेगा क्या क्या बनेगा, वन अपॉन वी के अकॉर्डिंगली एल माइनस वन टी प्लस। बोलो बात समझ में आ गई? जो भी क्वांटिटी होगी हम उसके अकॉर्डिंगली बना लेंगे। खैर, ये आ गया। अब हम बात करते हैं इसके लिए, ये आएगा y का डायमेंशन फॉर्मूला इज सेम एज ए, और इनटू में क्या है, वन, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, एल। बोलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सिंपल है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, आते हैं। अच्छा, अभी से? अभी तो बहुत टाइम है। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से सुनो। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, करते रहो आप नोट। P for pressure, T for time. Pressure is changing with the time according to this relation। खैर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। P for pressure लिया मैंने यहाँ पे। इन दिस इक्वेशन अल्फा एंड बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, वन हो गया, यानी बीटा टी स्क्वायर भी क्या होगा, डायमेंशनलेस, यानी बीटा के लिए क्या बनेगा, टी की पावर माइनस टू। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे, यानी पी का डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा के लिए क्या आएगा, पी इंटू बीटा, और पी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है प्रेशर के लिए, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एंड बीटा के लिए क्या आएगा हमारे पास, टी की पावर माइनस टू। तो अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ये आएगा एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस फोर। ठीक है, ये हो गए हमारे पास, इसमें हम आगे बात करते हैं। खैर, ये फोर एग्जांपल से, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओ मुझे। अच्छा, अच्छा, अभी से, ये देखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। हमें बताना है A अपॉन बी, थोड़ा सा ये जो दिया ना भगवान ने नारियल टाइप, इसका इस्तेमाल करना, और डायरेक्ट भी बता सकते हैं आप, नहीं तो पेपर और पेन का इस्तेमाल कर लेना। बिना पेपर पेन के अगर यूज किया आप बता सको तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, वरना पेपर पेन यूज करके बताए, गलत मत करना। लेकिन पहले नोट कर लो, आराम से बताओ सोच के। क्या, एल की पावर थ्री, अच्छा, मैं ऑप्शन लिखूं क्या, मैं यूनिट पूछ रहा हूं आप लोगों से।
है ना, यूनिट पूछ रहा हूं, मीटर क्यूब इसका यूनिट बताना है अब आपको। मैं यूनिट लिख रहा हूँ, ऑप्शंस लिख रहा हूँ, सुन लो। हाँ 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 हाँ, जूल आएगा, जूल पर सेकंड आएगा। सोच लो आप लोग अच्छे से, दिमाग मतलब। अच्छा एक और मैंने नहीं लिखा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉम्प्लिकेट नहीं है, इजी है, आप लोग पेपर पेन यूज करके भी बता सकते हो इसका आंसर। जूल आएगा ना, हाँ, जूल इसका आंसर है। देखो कैसे, पहले ए की बात कर लेते हैं। ए के लिए P इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, यानी P इंटू वी स्क्वायर बन गया। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या हो गया, 5t⁻⁻2 हो गया ए के लिए। यहां पे v माइनस बी है, यानी b के लिए कौन हो गया, v, मतलब क्या हो गया, एल क्यूब। ए अपॉन बी बताना है, ए अपॉन बी में ये हो गया पीवी स्क्वायर अपॉन वी, तो ये हो गया पीवी। और जो पीवी होता है वर्क डन ही तो होता है, ये किसके इक्वल होता है, वर्क डन के। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो, तो ये आएगा ml/t-2, तो भी ये जूल ही बनेगा हमारे पास, ये वर्क डन होता है ना। खैर डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा तो ये बनेगा, यूनिट पूछी जाएगी तो जूल बनेगी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क डन। ओके, ये हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की बात की, नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे, लिख लो लिख लो, आप लिख लो आराम से। हाँ एग्जाम इसी साल देना है, 1 अगस्त को ना, हाँ, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं पूरा। हाँ, नहीं भूल जाते हो आप लोग, तो क्या है कि घर जाने की जल्दी में रहते हो, तो खैर इधर देखो, बात करते हैं इसमें आगे। मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन की। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट की हम बात करेंगे, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और आता था पहले, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते थे स्टेट पीएमटीज में, और नीट में भी आया हुआ, मतलब एआईपीएमटी में भी आया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, और गलती करने के चांसेस रहते हैं आप लोगों से इस क्वेश्चन में, क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगी इसमें। तो यहाँ पे गलती के चांसेस कैसे हैं, क्या है, देखो चैप्टर का नाम है मेजरमेंट, मैंने शुरू में बताया था। एंड फॉर एनी मेजरमेंट वी रिक्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, कोई किसी एक से काम नहीं चलता। तो मैं अगर आप लोगों से यहाँ पे बात करूं, मैंने लिखा 5, तो आप कुछ बता सकते हो कि क्या क्वांटिटी मेजर की, नहीं की, क्या, कोई आइडिया नहीं लगेगा ना। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया किलोग्राम, सिर्फ किलोग्राम, तो यानी कि मास के बारे में पता चलेगा, बट अमाउंट क्या है वो नहीं पता। तो न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट इज द कंप्लीट मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। समझ में आ रही है बात। सो फॉर एनी मेजरमेंट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों ही रिक्वायर्ड है, किसी एक से काम नहीं चलने वाला, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। अच्छा इनमें रिलेशन होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर ए लार्ज यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल, फॉर ए स्मॉल यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इज लार्ज। ठीक है, ये इनवर्स का रिलेशन है। यानी इसमें हमारे पास NU इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट, ये जो प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का, ये कांस्टेंट रहना इन वन यूनिट सिस्टम टू अदर टू अदर टू अदर। यानी 1 2 3 4 5 अगर हमारे पास यूनिट सिस्टम है, तो हम वहां पे ये लिख सकते हैं
n1u1 equals to n2u2 equals to n3u3 एंड सो ऑन। हमें तो दो के बारे में ही बात करनी है, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, तो अपना काम तो इन्हीं से चल जाएगा, n1u1 equals to n2u2। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी आएगी, क्या क्वेश्चन आएगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे हमारे से सेकंड यूनिट सिस्टम जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम सेकंड लेके चलेंगे। एक में वैल्यू गिवन होगी, सेकंड में हमारे से चेंज कराएगा। तो n2 इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा n1u1 अपॉन u2। ठीक है। अच्छा, इसको डायमेंशनल फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो न्यूमेरिकल मतलब सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास n1, ये आएगा m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b एंड t1 अपॉन t2 टू द पावर c। abc अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन जो भी हमें गिवन होगा वो हम बात करेंगे। तो यानी कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। खैर इसको भी ले लेते हैं चलो। तो ये हमारे पास रिलेशन बना है। सो मतलब यहां पे हमारा टॉपिक क्या है, टू चेंज द यूनिट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अदर यूनिट सिस्टम, है ना, अनदर यूनिट सिस्टम। तो ये तो चेंज करना है। और इसमें एक लाइन लिख लेंगे, फॉर एनी मेजरमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट बोथ आर रिक्वायर्ड। फॉर एनी मेजरमेंट numerical value and unit both are required। ठीक है, यानी दोनों जरूरी हैं। इसी में फिर नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये पॉइंट और नोट कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट अपने को ध्यान होने चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये पॉइंट सेकंड है, ये अपने को याद होना चाहिए। इसके बाद ये फॉर्मूला हमें नोट करना है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। एबीसी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी होगी, जो भी क्वांटिटी चेंज करने के लिए बोली जाएगी उसके अकॉर्डिंग एबीसी हम डायमेंशनल फॉर्मूले से ले लेंगे। अब एक एग्जांपल, अच्छा वैसे मैं बात करूं यहाँ पे, नीट में तो एमकेएस सीजीएस सिस्टम दो की ही बात होती है। वैसे तीन यूनिट सिस्टम आपको पता है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ठीक है, एमकेएस में वही मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस में तो खैर फुट, पाउंड और सेकंड, है ना, ये आपको याद है। खैर वैसे एमकेएस और सीजीएस की बात होती है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन जो आएगा वो एक न्यू हाइपोथेटिकल डिजाइन की हुई यूनिट सिस्टम के लिए क्वेश्चन आएगा। वो एमकेएस से सीजीएस की बात नहीं करेगा, करता था पहले, स्टेट पीएमटीज में आते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल आएगा। लेकिन स्टेप समझने के लिए पहले हम एक सिंपल ले लेते हैं एमकेएस से सीजीएस का, फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यू यूनिट सिस्टम अपने आप डिजाइन करेंगे और उसमें चेंज करेंगे। बात समझ में आ गई? तो एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, वो बहुत सारे एग्जांपल होते हैं वैसे तो, लेकिन एक सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल जी की वैल्यू ली है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है, इसको एमकेएस सिस्टम से चेंज करना है सीजीएस में। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख ले हम, डायमेंशनल फॉर्मूला ml माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये मुझे गिवन है, इसमें चेंज करने के लिए ये कन्वर्जन बोला है, एंड डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अपनी साइड से लिखा है जिससे ए बी सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला अप्लाई करके मैं सॉल्व करके बता रहा हूं आपको। n2 इज इक्वल टू n1 m1 डिवाइडेड बाई m2, पहले पूरा स्टेप लिख लेते हैं, माइनस 1 l1 अपॉन l2 की पावर आएगी 3, और t1 डिवाइडेड बाई t2 की पावर होगी अपने पास माइनस 2। इसकी वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ये गिवन है जो भी है अपने पास। m1
M1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम, इसमें मास को किसमें मेजर किया है? किलोग्राम में। सेकंड कौन है? सीजीएस, तो ग्राम। तो यानी कि M1 तो हो गया किलोग्राम, सेकंड हो गया ग्राम, ये हो गया -1। लेंथ के लिए हो गया मीटर, और सेकंड कौन सा है? सेंटीमीटर। और इसमें क्या है? सेकंड अपॉन सेकंड। जो गिवन होगा क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंगली लिखनी है, ये नहीं कि हर जगह आप फिक्स कर दो कभी। तो मेरे पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो गया 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की पावर हो गई -1। ये हो गया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर टू द पावर क्यूब। ये सेकंड तो खैर 1 हो गया, इसको तो छोड़ो, है ना। यहां पे मैं लिख लेता हूं 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1/1000 इंटू ये आएगा 10 की पावर 6। तो जो फाइनल रिजल्ट आया N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻8। दिस इज द आंसर। ये पावर को एडजस्ट करने में, माइनस प्लस पावर में गड़बड़ मत करना। माइनस है इसलिए रिवर्स कर दिया मैंने, ऊपर वाले को नीचे ले गए, ठीक है। और ये प्लस पावर है तो 100 है, क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये स्टेप्स थोड़ा सा गड़बड़ मत करना जल्दबाजी में, क्योंकि यहीं पे गड़बड़ कर सकते हो आप लोग। बाकी फॉर्मूला तो आपको याद रहेगा। और ये M1 M2 की वैल्यू सही पुट करना बस, ठीक है। बाकी आप लोग होशियार बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, विद्वान हो, है ना। सुने, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। किसकी यूनिट? नहीं, इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे हम, यूनिट लिख सकते हो वैसे डाइन सेंटीमीटर। ऑप्शन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, ऑप्शन में हमें न्यूमेरिकल वैल्यू ही पूछी जाएगी, ठीक है। क्योंकि U2 तो हमें पता है ना, यहां से ही बना लेंगे, इससे बना लेंगे, इसमें रख लेंगे सीजीएस का। ग्राम की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हो, तो एक अलग चीज है। तो U2 नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ N2 पूछा जाएगा। ऑप्शन में भी N2 ही होगा न्यूमेरिकल वैल्यू। खैर, हम बात करते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल बात की है जिसमें मास को लिया है 100 ग्राम, लेंथ को लिया है 10 सेंटीमीटर, और टाइम को लिया है 0.1 सेकेंड। ये हाइपोथेटिकली एक न्यू यूनिट सिस्टम है जिसमें मास का 1 यूनिट इज दिस, लेंथ 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, एंड टाइम यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये एक न्यू यूनिट सिस्टम है, और इसमें मुझे किसको चेंज करना है? चलो मैं जूल की बात कर लेता हूं। 5 जूल को चेंज करना है, N2 बताओ मुझे इन दिस यूनिट सिस्टम। आप लोग सॉल्व करो या मैं करूं? सर आप ही कर दो, है। ट्राई करो, आप लोग करके बताओ। मैं ऑप्शन से लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चलो, ये मैंने ऑप्शंस लिख दिया आप लोगों के लिए। 50, ओके। 500, चलो मान लेते हैं, आपका भी आंसर मान लेते हैं। 5000, अच्छा, वो तो ऑप्शन में नहीं है। अब मान लो, आपका क्या जा रहा है, सही बात है। OMR में ई भी बना देंगे ABCD के बाद। 50, 50, 50, 50, 50 ही आ रहा है। देखो, N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 की पावर 2, और T1 अपॉन T2 की पावर -2। तो ये हो गया 5। M1 है अपने पास किलोग्राम, है ना, और ये आएगा 100 ग्राम। वैल्यूज पुट करनी है अपने को, कुछ नहीं करना। ये आएगा मीटर में, क्योंकि जूल है, मीटर में लिखेंगे। और ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया स्क्वायर। ये सेकंड्स में है, और ये है 0.1 सेकंड।
ये हो गया पावर -2, तो क्या 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, यहां पे आएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 10 की पावर -2। पॉइंट हटा दिया हमने। 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2, 50 आंसर आ गया। ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मुझे ये बताओ डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, भाई वाह, बहुत बढ़िया, सब आता है आप लोगों को, है ना। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताओ वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वेरी गुड। ये वाटर की डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको क्या मैं 1 मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूँ? वैसे तो 1 ही याद रखते हैं सभी, है ना, कोई बात, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है, अपने आप से याद रखना होता है। ये हमारे पास है ना। यार ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया आप लोगों से, तुम बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो मुझे ये बताओ, ये 2 यूनिट है, इनमें से कौन सा यूनिट बड़ा है? हाँ, है क्या क्या, दोबारा बताओ जोर से, कौन सा? ग्राम वाला बड़ा है? पहले तो ये कह रहे थे कि ये बड़ा है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बड़ा है? पक्का? मन मन में तो केजी पर मीटर क्यूब लग रहा है। हाँ, ये 1000 है, तो यहां पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज, है ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, याद आ गया ना। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, कुछ तो गड़बड़, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, आप ना मुझे ये चेंज करके बताओ, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, और वही यूनिट सिस्टम है, एम को गिवन है 100 ग्राम में, और लेंथ को गिवन है 10 सेंटीमीटर में, और टाइम गिवन है 0.1 सेकेंड्स में। ये और चेंज करके बता दो मुझे, इसकी वैल्यू बतानी है, n2 बताना है। चेंज द डेंसिटी इन दिस न्यू यूनिट सिस्टम, वो तो डिसाइड करेगा आपका आंसर। बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर -5, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बाकी को भी करने दो। वोट देखेंगे ना, अब सही है या गलत है वो तो बाद में डिसाइड करूंगा, पहले बाकी क्या ऑप्शन आने दो। 4 इंटू 10 टू द पावर -1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने। अरे वाह, 4 इंटू 10 टू द पावर -3, अच्छा -2, -2 कर लेते हैं। आपका आंसर 40 आ रहा है? अच्छा 40 आ रहा है आपका आंसर, ओके, 40 फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने इतने आंसर दे दिए तो मुझे 2-3 क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे अब। मुझे नहीं लग रहा कि कंसेप्ट समझ में आया अभी तक। 2 ही ऑप्शन होते तो भी मैं सोचता कि चलो कर लेंगे प्रैक्टिस। इतना दूर दूर चले गए आप, 10 की पावर -5, 10 की पावर -2 है, 40 इसका आंसर है। अभी तक जिससे सॉल्व नहीं हुआ वो मैं करके बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं थी। n2 = n1, इसमें तो m और l ही लेना है, 1 और l1। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता था क्या किसी को? पता था, ये 4 हो गया। m1 किस में है? अच्छा, ग्राम में है। m2 किस में दिया हुआ है? 100 ग्राम में। अच्छा, केजी में लिख दिया होगा किसी ने, m1 फिक्स कर दिया होगा कि सर केजी लेते जा रहे हैं हर बार। हाँ, ये तो मैंने बोला भी था कि, अच्छा L1 किस में है? सेंटीमीटर, पहले वाले यूनिट से, और फिर किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर। यहां पर हो गया कि पावर -3, थोड़ा ध्यान नहीं देते आप लोग। ये हो गया 100 इंटू, ये आएगा 1/10 की पावर -3, 4 इंटू 1/100 इंटू 10 की पावर 3/1, ये आ गया 40।
कहाँ गड़बड़ की थी देखो जरा आप लोग। केजी में? अच्छा, अभी ये समझाना पड़ेगा क्यों नहीं लिया केजी में। भाई N1 ये है, तो U1 कौन होगा? तो U1 में मास किस में लिया हुआ है और लेंथ किस में लिया हुआ है? यहीं से तो पता चल रहा है कि ये U1 है। क्यों नहीं समझ में आया? आ गया। और ये कौन है? M2 ये कौन है? L2 ये कौन होगा? T2। इतनी गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा? एक क्वेश्चन और करके बताओ, जब तक सही नहीं करोगे तब तक कैसे जाओगे? एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करके बताओ। हाँ बिल्कुल। एक मतलब बहुत बड़ी यूनिट हमने ली है, बाहुबली यूनिट बोल सकते हो आप इसे। तो 10 की पावर 6 किलोग्राम लिया मैंने मास को, और लेंथ को मैंने लिया 10 की पावर 3 सेंटीमीटर में। और जो टाइम को मैंने लिया है, ये लिया है मैंने 10 की पावर 11 या 12 कर लेते हैं इसको, सेकंड्स में। ये किलोग्राम है, ये सेंटीमीटर है, ध्यान रखना कभी कंफ्यूज हो जाओ ना। आपको चेंज करना है न्यूटन, 4 न्यूटन को चेंज करना है, और N2 मुझे बताना है। किलोग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ध्यान रखना इन पे। हाँ, जो कर लेगा वो जाएगा फिर। सही आंसर आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हो, फिजिक्स का काम तो खत्म हो चुका, फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, बाकी तो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी तो मोह माया है, सही बात है। हाँ, मोह तो मिल जाएगा, सही कह रहे हो। ये यहीं पे है, इसी में ढूंढो, इसको सॉल्व करो पहले आप। माया मिलेगी जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे, तो नोट खूब आएंगे। माया तो मोह माया मतलब यही तो होता है, पैसा। तो पैसा खूब आएगा आप लोग। 4 × 10⁵ ये एक आंसर आया। नहीं, सही गलत तो बाद में डिसाइड होगा। दिखाओ। किलोग्राम से ये तो 10 की पावर 6 हो गया। अच्छा, वो 100 होगा, 10 की पावर 3 हो गया। अब तो 10 की पावर 17। अब यार तुम फिर से इतने ऑप्शन बता रहे हो, मुझे फिर से एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा। मुझे ही कराना पड़ेगा कि ये भी? शर्म कर लो, मतलब थोड़ी तो शर्म करो। 4 × में मैं अब डायरेक्ट रखने की बात करता हूं, है ना। फॉर्मूला अपने पास है, डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। ठीक है, एक बार देखो जरा, डायरेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। M1 किसमें है? किलोग्राम। M2 किसमें है? 10 की पावर 6 kg। इसको तो मैं सीधा लिख लू ऐसे, 1 हो गया। फिर हमारे पास है मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लिख दूं, नीचे 10 की पावर 3 सेंटीमीटर, ये तो पावर 1 रहेगी। सेकंड की बात करते हैं, तो 1 अपॉन में आ गया 10 की पावर 12, और ये हो गया -2। समझ आ गया? तो बहुत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। 4 × 1/10 की पावर 6 में, ये तो बहुत सिंपल हो गया। कितना रह गया? 1/10 रह गया, इंटू ये -के 24, ऊपर जाके क्या हो गए? +के 24, तो ये आ जाएगा +के 24 हो गए। अब ये कितना हो गया? 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 10 की पावर। भाई ये गलती थोड़ी बहुत चलती तो नहीं ना वहां पे?
वहां अगर मार्जिन हो आपके लिए तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने किए, कल आप लोग ये रिवाइज करके आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके।